नमस्कार। तो हम पढ़ रहे थे टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स। आइए टीचिंग ऑफ मैथमेटिक्स के यूनिट नंबर 3 जिसमें कंटेंट नंबर 1 दिया गया है मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के ऊपर विस्तृत डिस्कशन करते हैं। मेथड्स एंड टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स में दो चीज़ें सम्मिलित हैं, एक मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स और दूसरा है टेक्निक्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। तो सबसे पहले हम मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के ऊपर बात करेंगे, राइट। तो आइए मेथड्स ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स के ऊपर बात करते हैं। खास करके जो गणित विषय है उसमें शिक्षण के लिए 4 मुख्य विधियां हैं और इन्हीं 4 मुख्य विधियों के आधार पर गणित विषय का शिक्षण किया जाता है। और वो 4 मुख्य शिक्षण की विधियां इस प्रकार हैं: आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो आगमन और निगमन विधि ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं, इनसे परीक्षा में ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं और सीटेट के एग्ज़ाम में भी इससे ज़्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो आइए आगमन विधि के ऊपर चर्चा करते हैं। हालांकि इस स्लाइड में मैंने जोड़ा है इंडक्टिव और डिडक्टिव दोनों मेथड को। तो आइए समझते हैं इसका क्रिस्टल क्या है। इंडक्टिव डिडक्टिव मेथड ऑफ टीचिंग, आइए समझते हैं। हालांकि इंडक्टिव नाम से ही सजेस्ट करता है कि इंडक्टो डिडक्टिव मेथड। इसका मतलब इसमें 2 शब्द मिले हैं, एक इंडक्टो और दूसरा डिडक्टिव। तो मतलब इसका यही है कि ये 2 चीज़ों से मिलकर बना है, इंडक्टिव मेथड और डिडक्टिव मेथड। तो पहले हम इंडक्टिव मेथड को समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डिडक्टिव मेथड को समझेंगे कि इंडक्टिव मेथड क्या है और डिडक्टिव मेथड क्या है। इन दोनों के ऊपर विस्तृत चर्चा करने से पूर्व हम क्रमवार आगे बढ़ते हैं। आइए समझते हैं क्या है। सबसे पहले इंडक्टिव मेथड को समझते हैं कि इंडक्टिव मेथड क्या है। व्हाट इज़ इंडक्टिव मेथड? आप सोचिए, वीडियो को पॉज करके सोचिए और अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में दीजिए। चलिए आइए बढ़ते हैं। इंडक्टिव मेथड क्या है? इंडक्टिव मेथड के डेफिनेशन की अगर बात किया जाए, अगर इसको हम परिभाषित करने की कोशिश करें तो काफ़ी जटिल सा प्रतीत होगा, लेकिन असंभव नहीं है। इसके स्टेप्स के आधार पे मैं आपको एक डेफिनेशन बताना चाहूँगा कि आगमन विधि या इंडक्टिव मेथड एक ऐसा शिक्षण की विधि है जिसमें एक शिक्षक छात्रों के समक्ष सर्वप्रथम उदाहरणों की प्रस्तुति करता है और फिर उन्हीं उदाहरणों में से कॉमन विशेषताओं को पहचानता है और उन्हीं कॉमन विशेषताओं के आधार पर कुछ नियमों का निर्माण करता है और उन नियमों को सामान्यीकृत करके सत्यापित करता है। एक बार पुनः आपको बता देना चाहता हूँ कि आगमन विधि शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक छात्रों के समक्ष उदाहरणों को प्रस्तुत करता है, उदाहरणों में से कॉमन विशेषताओं की पहचान करता है और कॉमन विशेषताओं की पहचान करने के पश्चात सामान्यीकृत करता है तथा सामान्यीकृत करने के पश्चात उसका सत्यापन करता है। तो शिक्षण की यह एक ऐसी विधि है जिसमें अध्यापक छात्रों के अंदर अनुसंधान करने की योग्यता विकसित करता है। आगमन विधि एक ऐसी शिक्षण की विधि है जिसमें छात्र रिसर्च एबिलिटी को डेवलप कर सकते हैं। कुछ एग्जाम्पल की मदद से समझ लेते हैं कि इंडक्टिव मेथड क्या है। तो एग्जाम्पल कुछ इस प्रकार से डेली लाइफ से संबंधित एक एग्जाम्पल दूंगा। हालांकि इसका नेचर ही है कि छात्रों के सामने पहले शिक्षक उदाहरणों को प्रस्तुत करता है, तो मैं उदाहरणों के क्रम में ही आगे बढ़ूंगा। तो आइए पहला एक उदाहरण लेते हैं कि
एक छात्र जिसको दिशाओं का ज्ञान है लेकिन यह नहीं पता है कि सूर्य किधर से उगता है और किधर अस्त होता है, सूर्य किधर से किस दिशा से निकलता है और किस दिशा में अस्त होता है, उसको ये नहीं पता है। दिशाओं का ज्ञान है छात्र को। तो एक छात्र क्या करता है कि प्रतिदिन बाहर निकल करके सूर्य के निकलने की प्रक्रिया और सूर्य के अस्त होने की प्रक्रिया का अवलोकन करता है। इस प्रक्रिया का वह 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, कई दिन लगातार अवलोकन करता है और यह पाता है कि सूर्य इसी दिशा से निकल रहा है और इसी दिशा में अस्त हो रहा है, डूब रहा है। इस आधार पर वह कुछ निर्णय लेता है। एक ही प्रक्रिया बार बार घटित हो रही है और एक ही दिशा में घटित हो रही है। इस आधार पे वह छात्र कुछ कंक्लूड करता है और उसका कंक्लूजन कुछ इस प्रकार से होता है कि द सन राइजेस एवरी डे एंड ऑल्सो सेट्स एवरी डे। ये निर्णय निकालता है कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और प्रतिदिन अस्त होता है, और यदि दिशाओं के ज्ञान से वह इस चीज़ को जोड़ता है तो वह यह निर्णय निकालता है कि सूर्य पूर्व दिशा में निकलता है और पश्चिम दिशा में अस्त होता है। आइए एक दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। एक छोटा सा बच्चा, मान लीजिए प्राथमिक स्तर का है या माध्यमिक स्तर का है, जिसे हर एक सेब का स्वाद नहीं पता है, ग्रीन एप्पल का स्वाद नहीं पता है, तो वो क्या करता है, आइए समझते हैं। वो छोटा बच्चा जिसके सामने बहुत सारे ग्रीन एप्पल्स रखे गए हैं, वह एक दिन ग्रीन एप्पल खाता है और यह पाता है कि इस ग्रीन एप्पल का स्वाद खट्टा है और उस खट्टे स्वाद को वह अपने चेतन मन में संयोजित कर लेता है। फिर दूसरे दिन ग्रीन एप्पल खाता है और पाता है कि ग्रीन एप्पल स्वाद में खट्टे हैं, और फिर तीसरे दिन, फिर चौथे दिन, फिर पाँचवें दिन, इसी तरीके से करके वह बहुत सारे एप्पल, ग्रीन एप्पल खाया और खाने के बाद वह पाया कि ग्रीन एप्पल, जितने भी ग्रीन एप्पल हैं वो सभी स्वाद में खट्टे हैं। तो इस आधार पे वह छात्र कुछ निर्णय निकालता है, कंक्लूड करता है कि जो सभी ग्रीन एप्पल हैं, संसार में सभी ग्रीन एप्पल स्वाद में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो छात्र क्या किया कि टेस्ट किया, पहले ग्रीन एप्पल को टेस्ट किया और उसके टेस्ट को नोट किया, फिर टेस्ट किया, फिर नोट किया, फिर टेस्ट किया, फिर नोट किया, और कई बार टेस्ट करने के बाद जब वह प्राप्त किया कि ये इस प्रकार से सभी ग्रीन एप्पल क्या हैं, खट्टे होते हैं स्वाद में, तो इस प्रकार से वो एक अपने मन में एक नियम बना लिया कि इस संसार के किसी भी ग्रीन एप्पल को आप खाइए, वो स्वाद में खट्टे होंगे। तो ठीक इसी प्रकार से आगमन विधि भी कार्य करती है। आगमन विधि के कुछ प्रिंसिपल हैं, उसके ऊपर आइए डिस्कशन कर लेते हैं। पहला प्रिंसिपल है जिसको इसके प्रिंसिपल को हम लोग मैगजीम्स ऑफ टीचिंग्स के नाम से भी जानते हैं। अब आपके मन में प्रश्न आया होगा कि ये नया शब्द मैगजीम ऑफ टीचिंग क्या है। तो मैगजीम ऑफ टीचिंग एक प्रकार के तरीके हैं जो यह बताते हैं कि गणित का शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए। अगर शिक्षक आगमन विधि से शिक्षण कर रहा है तो मैगजीम ऑफ टीचिंग, आगमन विधि के मैगजीम ऑफ टीचिंग यह बताएंगे कि शिक्षण किस प्रकार से होना चाहिए, राइट।
तो आइए इसके कुछ मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की बात कर लेते हैं। इसके मैगजीम्स ऑफ टीचिंग कुछ इस प्रकार से हैं। पहला है कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, दूसरा है पर्टिकुलर टू जनरल, तीसरा है एग्जाम्पल टू फार्मूला, चौथा है एग्जाम्पल टू फार्मूला हो गया, चौथा है नोन टू अननोन, हिंदी में मूर्त से अमूर्त की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, ज्ञात से अज्ञात की ओर। तो ये खास करके 5 शिक्षण सूत्र हैं जो आगमन विधि के शिक्षण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। तो इस शिक्षण की प्रक्रिया में अर्थात आगमन विधि से शिक्षण की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया में जो निर्णय निकाला जाता है वो निर्णय कई बार घटना के रिपीट होने पर निकाला जाता है, और कई बार घटना के रिपीट होने के बाद कोई भी छात्र यह निर्णय लेता है कि भविष्य में यही घटना घटने वाली है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, गणित का एग्जाम्पल लेते हैं कि एक छात्र है जिसको यह नहीं पता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग कितना होता है। वह त्रिभुजाकार आकृतियों को लेता है। मान लीजिए कि 3 त्रिभुजाकार आकृतियों को लेता है और भी कई सारी त्रिभुजाकार आकृतियों को लेता है, जिसमें से 3 मुख्य हैं। 3 को मैं एग्जाम्पल के माध्यम से क्लियर करूंगा। तो मान लीजिए कि पहला त्रिभुज है जिसका नाम है ABC, पहला त्रिभुज जिसका नाम AB और C है। दूसरा त्रिभुज है जिसका नाम DEF है, और तीसरा त्रिभुज है जिसका नाम GHI है। तो ध्यान दीजिएगा नाम। छात्र क्या करता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का मेजरमेंट करता है। चांदे की मदद से एंगल A का मेजर करता है। चांदा आप समझते होंगे, इस प्रकार की एक डिवाइस होती है जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, एंगल को मेजर करते हैं, राइट। तो छात्र क्या कर रखता है कि चांदे की मदद से त्रिभुज ABC के आंतरिक कोणों का मापन करता है, और मापन करने के बाद वह पाता है कि ये जो एंगल A है, एंगल A, मान लीजिए कि एंगल A को वह इतना पाता है, एंगल A बराबर 60 डिग्री, और एंगल B बराबर 60 डिग्री, और एंगल C बराबर प्राप्त करता है 60 डिग्री। और वह इन तीनों एंगल का जब सम करता है तो प्राप्त करता है कि एंगल A प्लस एंगल B और प्लस एंगल C बराबर, तो इसको जब जोड़ता है तो वो 60 प्लस 60 और प्लस 60 इस तरीके से जोड़ता है, और जब जोड़ता है तो प्राप्त करता है कि ये 180 डिग्री आता है। उसने इस चीज़ को अपने चेतना में संयोजित कर लिया, और फिर उसके बाद वह दूसरे त्रिभुज की भुजाओं को मापन करके देखता है। तो आइए उसको भी एग्जाम्पल के माध्यम से समझा देते हैं कि स्टूडेंट दूसरा जो त्रिभुज है उसकी भुजाओं का मापन कर रहा है। उसका नाम क्या था, D, इस त्रिभुज का नाम था D, E और F। तो इसमें जब वह त्रिभुज के तीनों कोणों, आंतरिक कोणों का जब मापन वह करता है तो यह प्राप्त करता है, मान लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे कि उसको मिलता है एंगल D बराबर उसको मिला, मान लेते हैं 60 डिग्री, 70 डिग्री मान लेते हैं। एंगल E बराबर उसको मिला 60 डिग्री, सॉरी डिलीट करते हैं इसको। एंगल D बराबर उसको मिला एंगल D बराबर
60 डिग्री, और फिर एंगल DEF बराबर उसको मिला 50 डिग्री। तो ये 3 एंगल उसको प्राप्त हुए। जब इन तीनों एंगल का उसने सम किया, स्टूडेंट ने जब तीनों एंगल का सम किया तो उसे मिला कि ये तीनों एंगल का सम 70 + 60 + 50 दैट इज़ इक्वल टू 180 डिग्री। तो इसमें वो प्राप्त किया कि इन त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना है, 180 डिग्री है। ठीक उसी प्रकार से वह अगली त्रिभुजाकार आकृति का भी मापन करता है और यह प्राप्त करता है कि मान लीजिए कि उसमें वह प्राप्त करता है कि त्रिभुज के जो H, I और J, तो त्रिभुज का जो H, I और J एंगल है, उस एंगल में जो I एंगल है वह 90 डिग्री का आ गया और जो H और J एंगल है वो 45 और 45 डिग्री का आ गया। तो जब यह इन तीनों आंतरिक कोणों का सम करता है तो उसे प्राप्त होता है कि 90 + 45 और +45, तो इन सबको जब जोड़ता है तो वो प्राप्त करता है 180 डिग्री। और भी अन्य प्रकार की त्रिभुजाकार आकृतियों को वो लेता है और उन त्रिभुजाकार आकृतियों कि जब आंतरिक कोणों का मापन करके वह जब उनका सम करता है तो वह प्राप्त करता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश है। तो इस आधार पर वह निर्णय ले लेता है कि त्रिभुजाकार आकृतियों के आंतरिक कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। वह अपने मन में यह नियम बना लेता है। तो इस प्रकार से आगमन विधि क्या करती है कि किसी भी छात्र को नियमों का निर्माण करने में मदद करती है। छात्र घटनाओं के रिपीटेशन को ध्यान में रख करके, घटनाओं में एक समान विशेषताओं को ध्यान में रख करके नए नियमों का निर्माण करते हैं। एक समान विशेषताओं को निकाल करके, नोटिफाई करके, आइडेंटिफाई करके, उसका सामान्यीकृत करके, सामान्यीकरण करके वह नया नियम बनाते हैं और वह नियम सार्वत्रिक या कह सकते हैं कि यूनिवर्सल लेवल पे मान्य रहता है। आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं। वही है एग्जाम्पल कि इस आधार पे जो छात्र है वो ये प्राप्त करता है कि सम ऑफ एंगल इन एवरी ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। अभी जो एग्जाम्पल मैंने क्लैरिफाई किया था उसी का कंक्लूजन है। तो आइए एक और एग्जाम्पल लेते हैं गणित से ही संबंधित। मान लीजिए कि कोई छात्र जिसको a + b का होल का स्क्वायर का फार्मूला पता नहीं है और वह क्या करता है, इस फार्मूले का जो ओरिजिन है उसको पता नहीं है छात्र को, तो वह इस ओरिजिन को अपने दिमाग में कैसे बैठाता है, इस नियम को वह कैसे निकालता है, आइए समझते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। इसको मैं स्लाइड को चेंज कर दे रहा हूँ। तो मान लीजिए कि छात्र क्या करता है कि वह दो संख्याओं को लेता है, x और y को लेता है और उनको सम करके उसके ऊपर पावर 2 लेता है। और जब वह ऐसा करता है तो उसको मिलता है कि सामान्य प्रक्रिया, सामान्य नियम जो वो जानता है, जो भी कॉन्सेप्ट उसके मन में है कि x + y और x + y 2 बार होगा, इसके ऊपर 2 पावर है। ये बात ध्यान में रखिए कि उस छात्र को x + y का होल का स्क्वायर का फार्मूला नहीं पता है, जो हम लोग सामान्यतः प्रयोग कर लेते हैं कि x + y लिखा है, x + y का होल का स्क्वायर लिखा है तो x² + y का स्क्वायर + 2xy ऐसा होगा। तो इस चीज़ की, इस नियम की उस छात्र को जानकारी नहीं है, ये मान लीजिए आप। तो देखिए कैसे वो प्राप्त करता है इस जानकारी को।
सामान्यतः वो क्या करेगा कि x प्लस वाई को 2 बार लिखेगा, x प्लस वाई और x प्लस वाई 2 बार लिखेगा, और इन दोनों x प्लस वाई को क्या करेगा, वो सामान्य प्रक्रिया गुणा की प्रक्रिया के द्वारा करेगा। जैसे कि गुणनखंड होता है, x का गुणा x प्लस वाई में करेगा और फिर y का गुणा x प्लस वाई में करेगा, ठीक। और फिर उसके बाद वो प्राप्त करेगा, x का गुणा करेगा इसमें तो x का स्क्वायर प्लस एक्स वाई, और ये प्लस इसमें गुणा जब करेगा तो वाई एक्स होगा, और फिर उसके बाद इसमें गुणा करेगा तो वाई का स्क्वायर होगा। तो इस तरीके से फिर इसको क्या करेगा, x का स्क्वायर और ये प्लस एक्स वाई है, यहाँ पर वाई एक्स है, तो ये दोनों क्या होगा, कम्यूटेटिव लॉ के आधार पे एक्स वाई हो जाएगा। तो जो दोनों मिलकर के क्या हो जाएंगे, दोनों मिलकर के, मैं इसको डिलीट कर दे रहा हूँ, दोनों मिलकर के 2xy हो जाएगा, और ये प्लस हो जाएगा y का स्क्वायर हो जाएगा। तो इस आधार पे वो नियम निकाल रहा है, इसके आधार पे वो क्या देख रहा है कि x प्लस वाई का स्क्वायर कर रहा हूँ तो x का स्क्वायर और प्लस 2xy और प्लस y का स्क्वायर आता है। फिर इसी प्रकार से वो क्या करता है कि दूसरी आइडेंटिटीज़ को लेता है। मान लीजिए कि वह लेता है i प्लस जे को लेता है, मान लीजिए i प्लस जे को लेता है। वो i प्लस जे को जब लेता है और उसका स्क्वायर करता है तो सामान्य प्रक्रिया द्वारा वो i प्लस जे लिखेगा, और i प्लस जे 2 बार लिखेगा, एक बार i और दूसरी बार j, और उसी तरीके से गुणा करके, ठीक उसी प्रकार से गुणा करके वो क्या करेगा, i का स्क्वायर निकालेगा और प्लस i का स्क्वायर निकालेगा और प्लस 2i j और फिर प्लस j का स्क्वायर मिलेगा उसे। इसी आधार पे वो क्या करता है कि दूसरा भी नियम देखता है कि क्या कर रहा हूँ मैं, जब i प्लस जे का स्क्वायर कर रहा हूँ तो i का स्क्वायर आ रहा है प्लस j का स्क्वायर आ रहा है प्लस 2ij आ रहा है। तो इस उदाहरणों को बार बार सत्यापित कर रहा है। वो अन्य प्रकार की और आइडेंटिटीज़ को ले रहा है, अन्य प्रकार के सिंबल को, जैसे मान लीजिए कि j प्लस के ले रहा है, j प्लस के ले करके वह जब उसको एक्सपेंड कर रहा है तो वो प्राप्त करता है कि जब भी मैं इस किसी भी प्रकार की सांकेतिक अलजेब्रिक फंक्शन को, 2 अलजेब्रिक फंक्शन को मैं ले करके उसका स्क्वायर कर रहा हूँ, तो मैं प्राप्त कर रहा हूँ कि पहले संख्या का स्क्वायर हो रहा है, दूसरी संख्या का स्क्वायर हो रहा है, प्लस पहले और दूसरी संख्या का गुणा करके उसका दोगुना हो जा रहा है। तो इस आधार पे वो छात्र क्या कर रहा है, कुछ कंक्लूजन निकालता है, कुछ निर्णय लेता है कि जब दो चीज़ों का, जब कोई भी आइडेंटिटीज़ लिखी गई हो इस प्रकार से कि पहला पद और धन दूसरा पद करके लिखा गया हो और उसका स्क्वायर करके लिखा गया हो, तो जब उसका स्क्वायर करके लिखा गया हो तो इसमें पहले पद का स्क्वायर होगा और फिर उसके बाद 2 का गुणा पहला पद होगा और फिर उसके बाद गुणा होगा उसी में दूसरे पद का, और फिर उसके बाद प्लस करके उसी में दूसरा पद है उसका वर्ग आ जाएगा। तो इस आधार पे वह एक नियम निकालता है या सामान्यीकृत कर लेता है, जनरलाइज कर लेता है। बार बार प्रक्रिया करने के बाद वह एक नियम बना लेता है कि जब 2 पदों का सम हो और उसका स्क्वायर हो तो उन 2 पदों का जब स्क्वायर किया जाएगा तो वह कुछ इस प्रकार से मिलेगा कि पहले पद का स्क्वायर धन 2 गुना पहला पद गुना दूसरा पद और धन दूसरे पद का स्क्वायर। तो इस आधार पर वह एक नियम बना ले रहा है और वह नियम यूनिवर्सलाइज हो जाता है, अर्थात वह नियम सभी परिस्थितियों में सामान्य होती है। उस नियम को वह किसी भी प्रकार के आइडेंटिटीज़ को लेकर, किसी भी प्रकार के संकेत को लेकर, संकेताक्षर को लेकर, किसी भी प्रकार की संख्या को लेकर के बार बार सत्यापित कर लेता है और बार बार वही परिणाम प्राप्त होता है। तो इस आधार पे वो क्या करता है, कुछ निर्णय ले लेता है कि ऐसा ऐसा करूँगा तो ऐसा ऐसा प्राप्त होगा, राइट। तो ये है आगमन विधि की जिस्ट पॉइंट। आइए कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं, हालांकि समय बहुत कम है तो अभाव को देखते हुए मैं थोड़ा सा इसको समझा दूंगा, एग्जांपल को ज़्यादा क्लैरिफाई चलिए कोशिश करते हैं। चलिए आइए एक और एग्जांपल लेते हैं सिंपल इंटरेस्ट का। मान लीजिए कि 300 रुपये का
एक साल में 4% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 4% दर से साधारण ब्याज क्या होगा। तो इस आधार पे छात्र कंक्लूजन निकालता है, अपनी जो कॉमन सेंस है उसका प्रयोग करता है कि 4% का मतलब 4/100 और जो इसका इंटरेस्ट आएगा वो एक साल में कितना आ रहा है, 4% आ रहा है। तो 300 रुपये का 300 गुना 4/100 बराबर 12। तो इस आधार पे वो क्या निर्णय ले रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट 400 रुपये का 3 साल के लिए 5% यदि दर होगा तो किस प्रकार से होगा, 400 गुना 3 गुना 5/100 होगा, ये बटा में है, तो इसका 60 रुपये आ गया। तो इसी प्रकार से और भी एग्जाम्पल लेकर के वो क्या कर रहा है, वेरीफाई कर रहा है कि क्या ये नियम सही है क्या। तो वो क्या कर रहा है, इसमें इनकी विशेषताओं को भी नोट कर रहा है कि यदि 600 रुपया मूलधन हो जाएगा 4 साल में 3% दर से कितना साधारण ब्याज मिलेगा। तो वो क्या कर रहा है, 600 का जो मूलधन है उसका गुणा समय के साथ कर रहा है और फिर दर के साथ करके 100 का भाग दे रहा है। तो प्राप्त किया कि 72 रुपये साधारण ब्याज मिलेगा। तो इसके आधार पे वो क्या निर्णय निकालेगा, यह निर्णय निकाल रहा है कि जो साधारण ब्याज होगा वो साधारण ब्याज SI = PRT/100, जहाँ पर P प्रिंसिपल अमाउंट है, R रेट है, T टाइम है और 100 क्या है, परसेंटेज को, जो दर है उसकी परसेंटेज को शो कर रहा है। तो इस आधार पे वो निर्णय निकालता है, एक फार्मूला बना लेता है, एक सूत्र का निर्माण कर देता है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे में 100 होता है। इस आधार पे वो जनरलाइज कर लेता है, राइट। तो ये थे आगमन विधि के कुछ एग्जाम्पल और प्रक्रिया। एक बार इस प्रक्रिया को मैं आपको पुनः रिवाइज करा देना चाहता हूँ कि अभी हमने क्या क्या डिस्कशन किया उपरोक्त में। आइए समझ लेते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने आगमन विधि को समझा कि आगमन विधि क्या है, उसकी परिभाषा को समझा। परिभाषा में इस प्रकार से परिभाषा दिया गया कि आगमन विधि गणित शिक्षण की एक ऐसी विधि है जिसमें शिक्षक छात्रों के सामने उदाहरणों को प्रस्तुत करता है और उदाहरणों में से कुछ उभयनिष्ठ विशेषताओं को पहचान कर उनका सामान्यीकरण करता है। सामान्यीकरण करने के बाद उनका सत्यापन करता है। दूसरे शब्दों में डिफाइन किया था कि आगमन विधि शिक्षण की ऐसी विधि है जिस विधि के द्वारा छात्र नए नए नियमों का सृजन करते हैं। छात्र उदाहरणों के माध्यम से नियमों का सृजन करते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल लिया था कि एक बालक जिसको दिशाओं का ज्ञान है और यह नहीं पता है कि सूर्य किधर से उदय होता है और किधर अस्त होता है, तो वह सूर्य की दैनिक प्रक्रियाओं को अवलोकित करता है और अवलोकन करके देखता है कि सूर्य इसी निश्चित दिशा से निकल रहा है और इसी निश्चित दिशा में अस्त हो रहा है। इस आधार पे बार बार रिपीटेशन प्रक्रिया को ऑब्जर्व करके वह निर्णय निकालता है कि सूर्य प्रतिदिन उदय होता है और प्रतिदिन अस्त होता है, और यह भी निर्णय निकालता है कि सूर्य इस पूरब दिशा से उदय होता है, निकलता है और पश्चिम दिशा में डूबता है, अस्त होता है। और फिर उसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम लोगों ने लिया था कि एक बालक है, मान लीजिए कि एक बालक है और जिसको ग्रीन एप्पल के टेस्ट का पता नहीं है। वो ग्रीन एप्पल के टेस्ट करता है, कई सारे ग्रीन एप्पल को टेस्ट करता है और ग्रीन एप्पल को टेस्ट करने के बाद यह निर्णय निकालता है कि सभी ग्रीन एप्पल टेस्ट में क्या होते हैं, खट्टे होते हैं। तो इस आधार पे वह एक कंक्लूजन निकाल लेता है, निर्णय निकाल लेता है, नियम बना लेता है, सूत्र का निर्माण कर लेता है कि सभी ग्रीन एप्पल स्वाद में खट्टे होते हैं। फिर उसके बाद हम लोगों ने त्रिभुजाकार आकृतियों का उदाहरण आप लोगों के सामने फिर उसके बाद हम लोगों ने त्रिभुजाकार आकृतियों के माध्यम से समझा कि गणित शिक्षण की आगमन विधियाँ क्या है। फिर आगमन विधि में ये देखा कि एक छात्र जिसको त्रिभुज के आंतरिक कोणों का योग नहीं पता है, वह क्या कर रहा है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मापन कर रहा है और कोणों का मापन करने के बाद
वह प्राप्त करता है कि त्रिभुज के आंतरिक कोणों का, समस्त आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है। एग्जाम्पल में कई सारे त्रिभुज का मापन किया छात्र, और मापन करने के बाद यह नियम बना लेता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश के बराबर होता है। तो ये थे अब तक के डिस्कशन। आइए आगे डिस्कस करते हैं आगमन विधि के स्टेप्स के ऊपर कि आगमन विधि के पद क्या हैं। तो आगमन विधि के 4 मुख्य पद हैं जो डेफिनेशन में मैंने आपको बता दिया है। तो जो पहला पद है प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल, दूसरा पद है नोटिफाइंग कॉमन डिफरेंसेस, तीसरा पद है जनरलाइजेशन, चौथा पद है वेरिफिकेशन। तो सबसे पहले पद में अगर शिक्षक आगमन विधि से शिक्षण करता है तो सबसे पहले वह छात्रों के सामने बहुत सारे उदाहरणों को प्रस्तुत करता है। फिर उसके बाद क्या करता है, उन समस्त उदाहरणों में से जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है, और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को जनरलाइज करता है, और जनरलाइज करने के बाद उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स का वेरिफिकेशन करता है। अर्थात सबसे पहले उदाहरणों को, एक समान उदाहरणों को प्रस्तुत किया, उदाहरणों को प्रस्तुत करने के बाद उनमें से एक समान विशेषताओं को निकाल लिया, और एक समान विशेषताओं को निकालने के बाद बार बार वही विशेषता प्राप्त किया, बार बार उसी प्रक्रिया को रिपीट किया, और इस प्रक्रिया को रिपीट करने को हम सामान्यीकरण कहते हैं। तो बार बार वही प्रक्रिया रिपीट किया, रिपीट करने के बाद वह सत्यापित किया कि यही परिणाम बार बार, यही अमुक परिणाम बार बार प्राप्त होता है। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने बताया कि बार बार छात्र त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मापन किया है, एक त्रिभुज का, 2 त्रिभुज का, 3 त्रिभुज का, इसी तरीके से कई त्रिभुजों के आंतरिक कोणों का मापन किया, और वह फाइनली यह देखा कि त्रिभुज के जितने भी आंतरिक कोण हैं उन सभी आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री है। तो इस आधार पर वह निर्णय ले लेता है कि संसार के समस्त त्रिभुजों का कोई भी त्रिभुजाकार आकृति हो उसके आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो ये थे एग्जाम्पल्स ऑफ ये थे स्टेप्स ऑफ इंडक्टिव मेथड्स ऑफ टीचिंग। आइए इसके कुछ सीमाओं की भी डिस्कशन कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं क्या है इसकी सीमाएं। इसके पहले गुणों की चर्चा करते हैं। तो गुण में जो आगमन विधि है वह एक प्रकार की वैज्ञानिक विधि है, क्योंकि इसमें छात्र वैज्ञानिक तरीके से तथ्यों का अवलोकन करता है, एक साइंटिफिक तरीके से तथ्यों का अवलोकन करता है। इसीलिए इसको हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसीलिए आगमन विधि को हम इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग भी कहते हैं। और दूसरा जो पॉइंट है इसमें, कंटेंट बिकम्स क्रिस्टल क्लियर टू स्टूडेंट एज दे डेवलप ऑन देयर ऑन फार्मूला लॉज प्रिंसिपल। तो इस आधार पे, अर्थात आगमन विधि से शिक्षण करने पर छात्र को जो विषय वस्तु का ज्ञान दिया जाता है वो विषय वस्तु का ज्ञान आसानी से ग्रहण कर लेता है, और ग्रहण करके नए नए नियमों का सृजन करता है। नेक्स्ट, आगमन विधि से शिक्षण करने में छात्रों की जो सोचने की प्रक्रिया है, थिंकिंग पावर है, वो थोड़ी लॉजिकल हो जाती है, थोड़ी नहीं बहुत लॉजिकल हो जाती है। और आगमन विधि के द्वारा शिक्षण करने पर ऐसे छात्र जो बिगिनर होते हैं उनके लिए लाभदायक होता है। आगमन विधि का शिक्षण छात्र और शिक्षक के संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। अर्थात आगमन विधि का शिक्षण छात्र और शिक्षक के जो आंतरिक संबंध है शिक्षण प्रक्रिया में, उन संबंधों को प्रगाढ़ बनाता है। आगमन विधि के द्वारा शिक्षण करने पर होमवर्क की प्रक्रिया विलुप्त हो जाती है। अर्थात शिक्षक को
होमवर्क देने का झंझट खत्म हो जाता है। शिक्षक को ये टेंशन नहीं रहता है कि छात्रों को होमवर्क भी देना है, क्योंकि इस शिक्षण की प्रक्रिया में अध्यापक छात्रों का इतना ब्रेन एक्सरसाइज कर देता है कि उन्हें होमवर्क देने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। ध्यान दीजिएगा, इस आगमन विधि के शिक्षण को हम बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? बॉटम, BOTTOM, बॉटम अप अप्रोच के नाम से भी जानते हैं। तो ध्यान दीजिएगा कि आगमन विधि को बॉटम अप अप्रोच भी कहा जाता है। इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें छात्र छोटे छोटे ज्ञात तथ्यों के माध्यम से अज्ञात तथ्यों की ओर बढ़ते हैं। अर्थात ज्ञात तथ्यों के आधार पर ज्ञात तथ्यों का विश्लेषण करके नए नए सूत्रों का निर्माण करते हैं। इसीलिए इसे बॉटम अप अप्रोच कहा जाता है। बॉटम का मतलब ज़मीन से, अप का मतलब आसमान से, अर्थात ज़मीन और आसमान का इसमें रोल नहीं है। रोल बस इतना है, समझने के लिए मैं बता रहा हूँ कि छात्र ज़मीनी स्तर से छोटी छोटी सोच से शुरुआत करता है और उच्च स्तर पर, सोच की उच्च स्तर पर, हायर लेवल की थिंकिंग करने तक पहुँच जाता है। तो इसके कुछ डीमेरिट्स भी होंगे, हालांकि डीमेरिट्स इस पर क्लियर नहीं है, तो डीमेरिट्स का भी डिस्कशन हम कर लेते हैं। बता देते हैं कि ये ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है, आगमन विधि के द्वारा शिक्षण करने में ज़्यादा समय लगता है, और आगमन विधि के द्वारा हर प्रकरण का शिक्षण संभव नहीं है। आगमन विधि ऐसे छात्र जो एकदम मंदबुद्धि के हैं उनके लिए उपयोगी नहीं है। ऐसे छात्र जो रट्टा मार प्रणाली को प्रेफर करते हैं उनके लिए लाभदायक नहीं हो पाएगा आगमन विधि। तो ये थे कुछ इसकी लिमिटेशन। एक बार पुनः मैं आपको रिवाइज कर दे रहा हूँ। अब तक जो हम लोगों ने पढ़ा सबसे पहले कि आगमन विधि क्या है, आगमन विधि की परिभाषा पढ़ा। आगमन विधि की परिभाषा के बाद हम लोगों ने दो एग्जाम्पल लिया, एक सूर्य उदय और अस्त होने वाला एग्जाम्पल, और दूसरा एग्जाम्पल ग्रीन एप्पल वाला, और तीसरा एग्जाम्पल त्रिभुज के आंतरिक कोणों का मापन वाला। फिर उसके बाद हम लोगों ने इसके मैगजीम्स ऑफ टीचिंग की बात किया। मैगजीम्स ऑफ टीचिंग में हम लोगों ने देखा कि गणित शिक्षण के 5 मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं, और 5 नहीं, बहुत सारे मैगजीम्स ऑफ टीचिंग हैं, जिसमें से 5 मुख्य हैं जो सीटेट के एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो जो कि जिनका नाम इस प्रकार से है, ज्ञात से अज्ञात की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, उदाहरण से सूत्र की ओर, सामान्य से विशिष्ट की ओर। इसी प्रकार से इसको इंग्लिश में इस प्रकार से लिखा गया था, कंक्रीट टू अब्स्ट्रैक्ट, नोन टू अननोन, पर्टिकुलर टू जनरल, स्पेसिफिक टू जनरल, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। ये इसके मैगजीम्स ऑफ टीचिंग थे। फिर उसके बाद हम लोगों ने एग्जाम्पल्स का डिस्कस, सिंपल इंटरेस्ट का एग्जाम्पल लिया था। सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम्पल को लेकर के समझाया था कि एक छात्र जिसको सिंपल इंटरेस्ट के एग्जाम्पल का फार्मूले का पता नहीं है, तो वो क्या करता है, फार्मूला किस प्रकार से बनाता है कि मान लीजिए कोई मूलधन है 300 रुपये का, और 300 रुपये का 4% की वार्षिक दर के आधार पर 1 वर्ष का साधारण ब्याज, तो 4% का मतलब 4/100, 300 रुपये है, तो 300 रुपये का 4/100 कितना होगा, 300 गुना 4/100 हो जाएगा। तो 100 से 100 कटेगा और 4 × 12 रुपये इसका साधारण ब्याज होगा। तो इसी आधार पे वो कंक्लूड कर लेता है कि बार बार मूलधन का, दर का और समय का गुणा करके उसमें 100 का भाग दिया जा रहा है। तो इस आधार पे वो एक नियम बना ले रहा है कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय होता है। तो इस प्रकार से आगमन विधि छात्रों को सूत्रों का निर्माण करने में मदद करती है। फिर उसके बाद हम लोगों ने डिस्कशन किया था आगमन विधि के स्टेप्स के बारे में। स्टेप्स में हम लोगों ने
इसके 4 स्टेप्स का अध्ययन किया था। 4 स्टेप्स थे। पहले स्टेप्स का नाम था प्रेजेंटेशन ऑफ एग्जाम्पल, अर्थात सबसे पहले आगमन विधि में शिक्षक छात्रों के सामने उदाहरणों की प्रस्तुति करता है। फिर उन उदाहरणों में से जो विशिष्ट गुण होते हैं उदाहरणों के, या जो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स होती है उदाहरणों की, उन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करता है। और कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स को आइडेंटिफाई करने के बाद वह उस प्रक्रिया को बार बार दोहराता है, जिसको हम सामान्यीकृत कहते हैं, सामान्यीकरण कहते हैं। सामान्यीकृत करके फिर वह सत्यापित करता है। सामान्यीकृत करने के बाद वह बार बार एक ही परिणाम प्राप्त करता है, तो इस प्रक्रिया को हम लोग सत्यापन कहते हैं। तो वह सत्यापित करता है, अर्थात जो आगमन विधि के स्टेप्स हैं उसमें शिक्षक उदाहरणों को प्रस्तुत करता है, कॉमन विशेषताओं को नोट करता है, फिर उसके बाद सामान्यीकरण करता है, फिर सामान्यीकरण करने के बाद सत्यापन करता है, और सत्यापन करने के बाद नया नियम दे देता है। तो ये थे इसके स्टेप्स। फिर उसके बाद हम लोगों ने आगमन विधि के आगमन विधि की विशेषताओं के बारे में बात किया कि इसकी खूबियाँ क्या है। खूबियों के बारे में हम लोगों ने देखा कि यह एक साइंटिफिक अप्रोच है, जिसके द्वारा शिक्षण करने के बाद छात्रों में साइंटिफिक एटीट्यूड डेवलप होता है। आगमन विधि छात्र और शिक्षक के आंतरिक संबंधों को मजबूत बनाता है। आगमन विधि स्लो लर्नर के लिए बेनिफिशियल होता है। आगमन विधि के द्वारा शिक्षण करने पर छात्रों की याददाश्त क्षमता मजबूत होती है, इत्यादि। उसकी डिमेरिट का भी अध्ययन किया था हम लोगों ने। तो आज के डिस्कशन में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर कीपिंग सो मच पेशेंस।